भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम। केंद्र ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को दी मंजूरी। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा कुल निवेश। 6 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए 2,539 करोड़ रुपए की लागत वाली ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जनवरी में ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के हाईकोर्ट के आदेश के हिस्से पर उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक। राज्य पिछड़ा आयोग को 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा। योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। दिल्ली एनसीआर में अब हो सकेंगे निर्माण कार्य। प्रदूषण के सुधरते हालात को देखते हुए अभी तक लागू ग्रैब 3 को हटाया गया। ग्रैब 1 और ग्रैब 2 के प्रतिबंध रहेंगे लागू। जरूरी चीजों को छोड़कर डीजल जनरेटर का नहीं होगा इस्तेमाल। होटलों और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर भी रहेगी पाबंदी। राजधानी की हवा अब भी बहुत खराब श्रेणी में है। और रुड़की में सड़क दुर्घटना में घायल भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में किया गया शिफ्ट। देहरादून से एयर एम्बुलेंस के जरिए लाए गए मुंबई लिगामेंट टियर के लिए ऋषभ पंत की होगी सर्जरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी गई। हिमाचल प्रदेश में सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई और दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए भी 2,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा निर्देश तैयार करेगा। मिशन से 2030 तक संभावित परिणाम प्राप्त होंगे। देश में लगभग 125 GW की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी। वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी आएगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिमाचल प्रदेश में 2615 करोड़ रुपए की लागत से सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की है। 382 मेगावाट क्षमता वाले इस प्रोजेक्ट को सतलज नदी पर बनाया जाएगा। इसमें बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के लिए बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपए के निवेश को भी स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान लगभग 4,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। ये सतलुज नदी पर बनेगा। जिला शिमला और मंडी, ये 2 जिलों में स्थापित होगा। इसकी क्षमता जो है 382 मेगावाट की है और इस प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा और इसको 5 वर्ष 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए 2,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। देश की 80% से अधिक आबादी तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी के FM कवरेज को बढ़ाया जाएगा। दूरस्थ जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों को 8 लाख DD
फ्री डिश DTH सेट टॉप बॉक्स वितरित किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को बताया, आने वाले 20 वर्षों में दूरदर्शन कैसा दिखेगा, इसकी रूपरेखा हम अभी से बना रहे हैं। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का उस सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। भारत सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास, आधुनिकीकरण और मजबूती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं बिहार में जो हो रहा है वो प्रशासन के हालात का अंदाजा दे रहे हैं। एक तरफ तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तर की प्राथमिक परीक्षा का पेपर आउट हो गया। उस पर परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर राज्य भर से आए परीक्षार्थियों पर पुलिस ने डंडे बरसाए। अब बिहार सरकार जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। पटना की सड़कों का ये नजारा बता रहा है कि राज्य में शिक्षा और परीक्षा की स्थिति क्या हो गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC की तृतीय स्नातक स्तर की प्राथमिक परीक्षा पेपर आउट के कारण सुर्खियों में रही। अब इसके परीक्षार्थियों पर पुलिस के डंडे बरस रहे हैं। बुधवार को तीनों पेपर की परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर गांधी मैदान से JP गोलंबर होकर आयोग के दफ्तर की ओर बढ़ रहे राज्य भर से पटना आए अभ्यर्थियों पर राजधानी के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने BSSC के अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कपकपाती ठंड के बीच बिहार के BSSC के छात्र पटना की सड़कों पर विरोध मार्च करते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन को ये रास नहीं आया और छात्रों पर चला दी लाठियां। पुलिस छात्रों को जबरन गाड़ी में भरकर ले गई। हमारा कोई गलती नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लाठीचार्ज में दर्जन भर परीक्षार्थियों को चोटें आई हैं, कई के सर फटे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को ढूंढने के लिए फ्रेजर रोड की दुकानों के अंदर तक घुस गई। पुलिस ने ढूंढ कर परीक्षार्थियों को निकाला और पीट कर भगाया। छात्रों की मांग थी कि सभी पेपरों को बेच दिया गया है, इस वजह से एग्जाम कैंसिल किया जाए। हालांकि प्रशासन की लाठीचार्ज की अपनी ही दलील है। उन लोगों को प्रोसेशन निकालने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने इलीगल तरीके से प्रोसेशन निकाला। वो रूट दिए हुए थे JP गोलंबर से आने का, वो धोखा देकर एग्जीबिशन में घुस करके इधर आ गए। आते ही यहाँ पर बैरिकेडिंग को उलट दिया, पुलिस पर उन्होंने हमला करने का प्रयास किया, हिंसा पर उतारू हो गए। वैसी स्थिति में कानून का फर्ज बनता है कि विधि व्यवस्था को जो है बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाए वो उसने उठाया। लाठीचार्ज को लेकर छात्रों में भारी गुस्सा है। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद बिहार सरकार जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। पेपर लीक का मामला हो तो उसमें सरकार ने इसको संज्ञान में लिया, ऐसा नहीं है कि सरकार छोड़ दिया है। और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त सरकार कार्रवाई भी करने का काम करेगी। आज जो घटना घटी है इसको लेकर मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से बात करिएगा, जो लाठीचार्ज हुई है। तमाम देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इसको स्पेशली सब लोगों को निर्देश भी दिया होगा और हमको पूरा उम्मीद है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई सख्त होगी। गौरतलब है कि 23 दिसंबर को इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसके बाद प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हो गई थी। दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा भी रद्द हो, इस मांग को लेकर उम्मीदवार पटना आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आगे बढ़ते हैं। डिक्की यानी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यूथ वर्टिकल डिक्की नेक्स्ट जेन आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च किया गया। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। इस पहल के द्वारा युवा SC/ST उद्यमियों और 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं के सपने होंगे साकार। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भारत की समावेशी विकास प्रक्रिया में
सक्रिय भूमिका निभा रहा है। 18 वर्ष पूरे कर चुके डिक्की ने अब डिक्की नेक्स्ट जेन के जरिए युवा अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों और 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए एक समान और विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसी डिक्की नेक्स्ट जेन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया। डिक्की ने जिन परिस्थितियों के बीच में अपना कार्य प्रारंभ किया था, एक बहुत बड़ी चुनौती अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उद्यम के क्षेत्र में लाना, और केवल लाना नहीं बल्कि उन्होंने उसके लिए एक टीम भी बनाई, और उस टीम को कैसे गाइडेंस करते हुए सशक्त बनाते हुए वो अपने काम को अच्छे ढंग से प्रारंभ करें, और उस क्षेत्र में हमारे डिक्की के युवा अपने आत्मविश्वास के बल पर इस क्षेत्र में स्थापित करके एक मॉडल के रूप में उभर कर आए। डिक्की नेक्स्ट जेन के युवा उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनका लक्ष्य भारत के विकास की यात्रा में अपने आप को पूरे दमखम के साथ शामिल करवाना है। लास्ट ईयर का हमारा टर्नओवर अभी 50 लाख था समथिंग अपना D2C का, लेकिन इस साल हमारा टर्नओवर 2 CR प्लस हो जाएगा इजीली, बिकॉज हमारा डिक्की के थ्रू एक नेटवर्क मिला जिसके थ्रू मेरा जो 10 साल का जो प्लान था वो हमने 1 साल में ही अचीव कर लिया। अब हमको D2C ऑर्डर बहुत सारे मिल गए, हमारे B2B ऑर्डर गवर्नमेंट से टाई अप बहुत सारे हो गए। अब मैं ट्राइबल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसमें ट्राइबल सब प्लान के थ्रू हम हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे दीपक लोगों को हम खड़े कर रहे हैं। हमारा जो फार्म है प्रोडक्शन में है, इन अगस्त में हमारा फर्स्ट हार्वेस्ट होगा, और हमारा जो सिस्टम है वो 360 टन्स के लिए डिज़ाइंड है, और मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 टन्स के लिए हमने डिज़ाइन किया है सिस्टम। और ये जो पूरा प्रोडक्ट है कंप्लीटली केमिकल फ्री है एंड इट इज़ सस्टेनेबल। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में वर्तमान में 10,000 सदस्य हैं जो देश की विकास यात्रा में मिलकर काम कर रहे हैं। डिक्की नेक्स्ट जेन का मिशन है अब दलित युवाओं के लिए नई उम्मीदों के रूप में सामने आना। ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोहट के निकट निम्बली में 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का शुभारंभ किया। 4 से 10 जनवरी तक चलने वाली इस जम्बूरी में 35,000 स्काउट्स गाइड शामिल हो रहे हैं। इस जम्बूरी में 400 विदेशी प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जम्बूरी को संबोधित करते हुए हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में स्काउट्स और गाइड्स तन मन धन से दूसरे के हित में समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं। ये पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। राष्ट्रपति ने 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी को एक लघु युवा भारत का प्रतीक बताया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र का भविष्य निर्माता बताते हुए उनसे भारत के भविष्य को सुंदर स्वरूप प्रदान करने की अपील की। भारत स्काउट और गाइड के 18th राष्ट्रीय जम्बूरी को संबोधित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि आज देश भर से लगभग 37,000 से भी अधिक स्काउट और गाइड यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में आपकी उपस्थित आपके आदर्श वाक्य बी प्रिपेयर्ड के प्रति आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। देश के 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड पूरे दिल से काम करते हैं। ये हमारा देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और वहीं इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज संस्थान में ध्यान किया। राष्ट्रपति ने संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा स्थान और समाधि स्थल शांति स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और इस वर्ष होने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन राज्यों के साथ साझेदारी में तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर केंद्रित होगा। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। सम्मेलन रोजगार सृजन और समावेशी विकास पर केंद्रित विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए जमीन तैयार करेगा।
उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 के घोषणा पत्र में राजस्थान की सरकार ने कहा था कि देशद्रोह के कानून को खत्म कर देगी, पर राजस्थान देशद्रोह के कानून को लागू करने वाला राज्य बन गया है। बेरोजगारी भत्ते की बात हो या किसानों का सारा कर्जा माफ करने की बात हो या शांति और सुख शांति स्थापित करने की बात हो, बल्कि इसके उलट जिसे आज राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान की सरकार ने दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको याद हो, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो सिडेशन लॉ यानी देशद्रोह का जो कानून है उसे समाप्त कर देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। और आपको पता है कि 2019 के बाद पहली सरकार जिसने सिडेशन लॉ का यूज किया वो राजस्थान की सरकार थी। और वहीं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाई है जिसमें 31 जनवरी तक चुनाव कराने को कहा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सभी तथ्यों को संज्ञान में नहीं रखा। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा आयोग को 31 मार्च तक सभी काम पूरा करना होगा। जनवरी में निकाय चुनाव की संभावना अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का निर्धारण करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को 3 महीने का समय दिया है। और वायु प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी होने से दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना ग्रैप समिति ने बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया। बैठक में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां वापस लेने का फैसला किया गया। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की पाबंदियां जारी रहेंगी। बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 30 तारीख को ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई थी। भूमिहीन लोगों का सपना होता है अपना भूखंड, सर पर अपनी छत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से जब राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया तो 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों ने उनकी आवासीय भूखंड का वितरण किया गया। इस योजना के माध्यम से 2023 तक सभी आवासहीनों को खुद के घर का जो सपना है वो अब सरकार साकार करना चाहती है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने यह ठोस कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में गरीबों के कल्याण में जुटी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बुधवार को भूमिहीन लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया। शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया। बुधवार को इस योजना का शुभारंभ टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। योजना के तहत राज्य सरकार गरीबों को भूखंड उपलब्ध करा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 10,918 हितग्राहियों को 129.37 करोड़ रुपए के आवासीय भूखंडों का वितरण किया। शिवराज ने भूमिहीनों को घर की अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया और कहा कि आज का दिन इन लोगों के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो रहा है। एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाओं वाले लोग, बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़े बड़े महलों वाले, जो गिन नहीं पाते कि घर में कितने कमरे हैं, और दूसरी तरफ आवेदन लेके ये कहने वाले कि रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह तो दिलवा दो। आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं, मध्य प्रदेश वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। इस योजना के तहत जिन भूमिहीनों को पट्टा दिया जा रहा है वो पट्टा पति पत्नी के नाम पर होगा। इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। इन प्लॉट पर लोग अपना घर बना सकेंगे। इस योजना के तहत 2023 तक सभी आवासहीनों को खुद के घरों का सपना सरकार साकार करेगी। आज 10,500 से ज्यादा पट्टे अकेले टीकमगढ़ जिले में दिए जा रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में दिए जा रहे हैं। 10,500 तो यहां
पूरे मध्य प्रदेश में मैंने आवेदन मंगाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। आज एक क्रांतिकारी योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के हितग्राहियों से चर्चा की। शिवराज सिंह ने कार्यक्रम में हितग्राही कामता द्वारा घर से लाया हुआ भोजन भी किया। शिवराज सिंह चौहान ने कल कैबिनेट की बैठक के बाद इस योजना का ऐलान किया था। शिवराज के मुताबिक दरअसल वे एक बार टीकमगढ़ गए थे तो लोगों ने उन्हें बताया कि उनके पास घर में रहने के लिए जगह नहीं है। तब उन्होंने कल्पना की थी कि ऐसी योजना लागू करेंगे जिससे लोगों का अपना भूखंड हो। इसके बाद अब सरकार यह योजना लागू कर रही है। भोपाल ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं लगातार कई संकटों से जूझ रहा पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दौर में पहुंच गया है। तमाम नियम कानूनों के बाद सरकार ने बिजली बचत के नाम पर बाजारों को रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला किया है। गहराते आर्थिक संकट के बीच स्थानीय नागरिकों के पास अब विकल्प भी खत्म होते जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के हालात पर यह खास रिपोर्ट। पिछले कई महीनों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझता पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी बेहाल है। डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी रुपया आसमान छू रहा है। रोजमर्रा की चीजें भी अब आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। पिछले कई महीनों से जारी बिजली का संकट ऐसा गहरा गया है कि अब बचत के नाम पर बाजारों को रात 8:30 बजे ही बंद करने का फैसला किया गया है। सरकार ने तय किया है कि अब देश के बाजारों के अलावा सभी मैरिज हॉल्स को भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। जहां बाजार 8:30 बजे तो मैरिज हॉल्स 10 बजे बंद हो जाएंगे। देश के व्यापारियों को अब उनके बिजनेस की चिंता सता रही है। हमने तजावीज़ दी थी, हमसे तजावीज़ मांगी गई थी। ख्वाजा आसिफ साहब जिस कमेटी को, जिस टीम को हेड कर रहे थे, उसमें और भी 4-5 मिनिस्टर थे। बात यह है कि जब आपने हमसे तजावीज़ ले ली तो फिर आपने हमसे कहा कि ये मैं वज़ीर आज़म साहब के पास रखूँगा, वफाकी काबीना में ले जाऊँगा, उधर से फिर हम आपके साथ दोबारा मुशावरत करेंगे, फिर जो भी जिस तजवीज़ पे हम अमल करेंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज खुद से ऐलान कर दिया कि ताजरों की मुशावरत से किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बिजली की बचत पर किए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इन उपायों को लागू किया गया तो फिर देश 62 अरब रुपए बचा लेगा। साथ ही आसिफ ने यह भी जानकारी दी कि 1 फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा चमकीले बल्बों के निर्माण पर रोक लगा दी जाएगी। हमारी ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, वो सारे उन्होंने मेहरबानी की। एक बड़ी डेलीगेशन सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आई, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनसे मुलाकात हुई। तो उनमें बाज़ ने 9 कहा, बाज़ ने 8:30 कहा, बाज़ ने 9:30 कहा। बहरहाल हमने 8 से इसको 8:30 कर दिया। इस पॉलिसी से इस शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत हो। गहराते आर्थिक संकट के बीच स्थानीय नागरिकों के पास अब विकल्प भी खत्म होते जा रहे हैं। पिछले दिनों कुकिंग गैस सिलेंडर्स के बजाय गुब्बारे की तरह दिखने वाले बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स में एलपीजी भरने का वीडियो वायरल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर लोगों को सालों से गैस का कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है। गैस से अलग पाकिस्तान में चिकन और मीट भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान सरकार ने आटा, चीनी और घी के दामों में 25 से 62% का इजाफा कर दिया है। ये कीमतें देश में तुरंत प्रभाव से ही लागू हो गई हैं। पाकिस्तान के बाजार और दफ्तर आम तौर पर आधी रात के बाद तक खुले रहते हैं। अगर इन हालात में ये नियम लागू किए गए तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो हम मज़ामत करेंगे। मुल्क का ताजर कारोबार बंद करने के लिए तैयार नहीं है। डॉलर के मूल्यों में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक और आर्थिक घाटा बढ़ रहा है। वहीं देश के मुद्रा विनिमय के कोष में भी काफ़ी कमी आई है। पाकिस्तान को इस समय कहीं से खास आर्थिक मदद या कर्ज नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा का कोष तेजी से गिर रहा है। पाकिस्तान को अगले कुछ महीनों के दौरान विदेशी कर्ज के मद में 30 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, लेकिन इसका समय नज़दीक आते ही पाकिस्तान के डिफाल्टर होने की आशंकाएं बढ़ रही हैं और इसकी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से देश के डिफाल्टर होने की आशंका को खारिज किया जा रहा है।
और आइए अब खेल की खबरों में आपको बता दें कि भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऋषभ पंत को देहरादून से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई शिफ्ट किया गया। इससे पहले ऋषभ देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। 30 दिसंबर को ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था। ऋषभ पंत कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन के हेड डॉक्टर दिनशॉ की सीधी निगरानी में रहेंगे। लिगामेंट टियर के लिए ऋषभ पंत की सर्जरी की जाएगी और उनकी रिकवरी के लिए बीसीसीआई की मेडिकल टीम लगातार उन पर नजर बनाए रखेगी। राजधानी दिल्ली सहित देश के उत्तरी और अन्य हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसका सितम आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने एक ओर दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, वहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण भी संभावना व्यक्त की गई है। राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान है। दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 4 दिन ठंड के लिहाज से भारी रहेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में बहुत घना कोहरा पड़ सकता है। यही नहीं, दिल्ली में इस दौरान पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली में ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के हालात बने हुए हैं। फोरकास्ट का अगर बात करें, एक WD आ रहा है 7 को, तो जिसके वजह से अभी जो कोल्ड कंडीशन है ये रहेगा, 24 to 48 आवर्स रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। सो हम लोग जो वार्निंग है, ऑरेंज कलर वार्निंग एनसीआर के लिए दिए हैं नेक्स्ट 2 डेज, मेनली कोल्ड है और टेम्परेचर का। बाकी अगर उत्तर भारत का बात करें तो सभी जगह में हाल ऑलमोस्ट दिल्ली जैसे है, और सबसे कम तापमान जो है राजस्थान में है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर के कारण एक ओर जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इससे बचने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आग लगा के बैठ जाते हैं, जाके तो आग सेक लेते हैं, ऑटो चलाते हैं। वैसे हम ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम में। हम यहाँ ऑटो चलाते हैं, रात काटते हैं, सवारी ढूंढने का काम है हमारा। अब आग जलाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे, ये बताओ। आग जलाते हम रात को, ठंड से बचने के लिए तो आग जलाना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंडी का सितम जारी है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर ऑटो चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गलन भी है, ठंड भी है, जो हम लोग आगे तापने पे मजबूर हैं, जला के बैठे हुए हैं। ठंड में दिक्कत है कि आनंद भी आता है, दिक्कत हो ही, जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो दिक्कत हो जाती है। ठंड बहुत तेज है यहाँ। ठंड से हम लोग 3 बजे निकलते हैं, बहुत सुबह सुबह भयंकर ठंडी है साहब। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड रात में कोहरा भी पड़ता है। यहाँ पे हम लोग 6 बजे सुबह आते हैं कमाने खाने के लिए। देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल वाराणसी में चिड़ियाघर प्रशासन ने पक्षियों और जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों को गर्म तासीर वाला भोजन का सेवन कराया जा रहा है। साथ ही उनके लिए नेट और पुआल की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ 114 चीतल हैं और 12 जो है कि ब्लैक बग हैं, और खाने में उनको गर्म फूड्स दिया जाता है। जैसे इस समय गुड़ हुआ, अजवाइन के साथ मिला करके दिया जा रहा है। पुआल बिछा दिया गया है जिससे कि ये मतलब अपना बचाव कर सकें। पक्षियों के लिए चारों तरफ से नेट, ग्रीन नेट से घेरा गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे और शीतलहर के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं, जैसे भोपाल डिवीजन हो गया, रीवा, सागर, ग्वालियर, यहाँ पे शीतलहर भी हो सकता है। ठंड की मार से दक्षिण के राज्य भी अछूते नहीं हैं। तमिलनाडु के त्रिची में बुधवार को सुबह से कोहरा छाया रहा। कोहरा छाए रहने के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ये बहुत गर्व की बात है कि G20 की लीडरशिप भारत को मिली है। ये पहली बार है भारत के डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कि भारत एक एजेंडा सेट कर रहा है। अगर आम व्यक्ति की प्रोग्रेस करनी है, 133 देश में डिजिटल पेमेंट नहीं है, अगर ये सब करना है तो सबको मिल के काम करना पड़ेगा। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से हर पल DD न्यूज पर। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम। केंद्र ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को दी मंजूरी। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा कुल निवेश। 6 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए 2,539 करोड़ रुपए की लागत वाली ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव मामले में योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। जनवरी में ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के हाईकोर्ट के आदेश के हिस्से पर उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक। राज्य पिछड़ा आयोग को 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा। योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। दिल्ली एनसीआर में अब हो सकेंगे निर्माण कार्य। प्रदूषण के सुधरते हालात को देखते हुए अभी तक लागू ग्रैप 3 को हटाया गया। ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के प्रतिबंध रहेंगे लागू। जरूरी चीजों को छोड़कर डीजल जनरेटर का नहीं होगा इस्तेमाल। होटलों और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर भी रहेगी पाबंदी। राजधानी की हवा अब भी बहुत खराब श्रेणी में है। और रुड़की में सड़क दुर्घटना में घायल भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में किया गया शिफ्ट। देहरादून से एयर एम्बुलेंस के जरिए लाए गए मुंबई लिगामेंट टीयर के लिए ऋषभ पंत की होगी सर्जरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी गई। हिमाचल प्रदेश में सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई और दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए भी 2,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा निर्देश तैयार करेगा। मिशन से 2030 तक संभावित परिणाम प्राप्त होंगे। देश में लगभग 125 GW की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी। वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी आएगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिमाचल प्रदेश में 2615 करोड़ रुपए की लागत से सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की है। 382 मेगावाट क्षमता वाले इस प्रोजेक्ट को सतलज नदी पर बनाया जाएगा। इसमें बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के लिए बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपए के निवेश को भी स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान
लगभग 4000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। ये सतलुज नदी पर बनेगा जिला शिमला और मंडी, ये 2 जिलों में स्थापित होगा। इसकी क्षमता जो है 382 मेगावाट की है और इस प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा और इसको 5 वर्ष 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए 2500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। देश की 80% से अधिक आबादी तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी के FM कवरेज को बढ़ाया जाएगा। दूरस्थ जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों को 8 लाख DD फ्री डिश DTH सेट टॉप बॉक्स वितरित किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को बताया, आने वाले 20 वर्षों में दूरदर्शन कैसा दिखेगा, इसकी रूपरेखा हम अभी से बना रहे हैं। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का उस सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। भारत सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास, आधुनिकीकरण और मजबूती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं बिहार में जो हो रहा है वो प्रशासन के हालात का अंदाजा दे रहे हैं। एक तरफ तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तर की प्राथमिक परीक्षा का पेपर आउट हो गया। उस पर परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर राज्य भर से आए परीक्षार्थियों पर पुलिस ने डंडे बरसाए। अब बिहार सरकार जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। पटना की सड़कों का ये नजारा बता रहा है कि राज्य में शिक्षा और परीक्षा की स्थिति क्या हो गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC की तृतीय स्नातक स्तर की प्राथमिक परीक्षा पेपर आउट के कारण सुर्खियों में रही। अब इसके परीक्षार्थियों पर पुलिस के डंडे बरस रहे हैं। बुधवार को तीनों पेपर की परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर गांधी मैदान से JP गोलंबर होकर आयोग के दफ्तर की ओर बढ़ रहे राज्य भर से पटना आए अभ्यर्थियों पर राजधानी के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने BSSC के अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कपकपाती ठंड के बीच बिहार के BSSC के छात्र पटना की सड़कों पर विरोध मार्च करते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन को ये रास नहीं आया और छात्रों पर चला दी लाठियां। पुलिस छात्रों को जबरन गाड़ी में भरकर ले गई। हमारा कोई गलती नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लाठीचार्ज में दर्जन भर परीक्षार्थियों को चोटें आई हैं, कई के सर फटे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को ढूंढने के लिए फ्रेजर रोड की दुकानों के अंदर तक घुस गई। पुलिस ने ढूंढ कर परीक्षार्थियों को निकाला और पीट कर भगाया। छात्रों की मांग थी कि सभी पेपरों को बेच दिया गया है, इस वजह से एग्जाम कैंसिल किया जाए। हालांकि प्रशासन की लाठीचार्ज की अपनी ही दलील है। उन लोगों को प्रोसेशन निकालने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने इलीगल तरीके से प्रोसेशन निकाला। वो रूट दिए हुए थे JP गोलंबर से आने का, वो धोखा देकर एग्जीबिशन में घुस करके इधर आ गए। आते ही यहाँ पर बैरिकेडिंग को उलट दिया, पुलिस पर उन्होंने हमला करने का प्रयास किया, हिंसा पर उतारू हो गए। वैसी स्थिति में कानून का फर्ज बनता है कि विधि व्यवस्था को जो है बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाए वो उसने उठाया। लाठीचार्ज को लेकर छात्रों में भारी गुस्सा है। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद बिहार सरकार जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। पेपर लीक का मामला हो तो उसमें सरकार ने इसको संज्ञान में लिया, ऐसा नहीं है कि सरकार छोड़ दिया है। और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त सख्त सरकार कार्रवाई भी करने का काम करेगी। आज जो घटना घटी है इसको लेकर मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से बात करिएगा, जो लाठीचार्ज हुई है तमाम। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इसको स्पेशली सब लोगों को निर्देश भी दिया होगा
और हमको पूरा उम्मीद है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई सख्त होगी। गौरतलब है कि 23 दिसंबर को इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसके बाद प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हो गई थी। दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा भी रद्द हो, इस मांग को लेकर उम्मीदवार पटना आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। डिक्की यानी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यूथ वर्टिकल डिक्की नेक्स्ट जेन आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च किया गया। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। इस पहल के द्वारा युवा SC/ST उद्यमियों और 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं के सपने होंगे साकार। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भारत की समावेशी विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। 18 वर्ष पूरे कर चुके डिक्की ने अब डिक्की नेक्स्ट जेन के जरिए युवा, अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों और 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए एक समान और विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसी डिक्की नेक्स्ट जेन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया। डिक्की ने जिन परिस्थितियों के बीच में अपना कार्य प्रारंभ किया था, एक बहुत बड़ी चुनौती अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उद्यम के क्षेत्र में लाना, और केवल लाना नहीं बल्कि उन्होंने उसके लिए एक टीम भी बनाई, और उस टीम को कैसे गाइडेंस करते हुए, सशक्त बनाते हुए वो अपने काम को अच्छे ढंग से प्रारंभ करें, और उस क्षेत्र में हमारे डिक्की के युवा अपने आत्मविश्वास के बल पर इस क्षेत्र में स्थापित करके एक मॉडल के रूप में उभर कर आए। डिक्की नेक्स्ट जेन के युवा उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनका लक्ष्य भारत के विकास की यात्रा में अपने आप को पूरे दमखम के साथ शामिल करवाना है। लास्ट ईयर का हमारा टर्नओवर अभी 50 लाख था समथिंग अपना D2C का, लेकिन इस साल हमारा टर्नओवर 2 CR प्लस हो जाएगा इजीली, बिकॉज हमारा डिक्की के थ्रू एक नेटवर्क मिला जिसके थ्रू मेरा जो 10 साल का जो प्लान था वो हमने 1 साल में ही अचीव कर लिया। अब हमको D2C ऑर्डर बहुत सारे मिल गए, हमारे B2B ऑर्डर गवर्नमेंट से टाई अप बहुत सारे हो गए। अब मैं ट्राइबल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसमें ट्राइबल सब प्लान के थ्रू हम हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे दीपक लोगों को हम खड़े कर रहे हैं। हमारा जो फार्म है प्रोडक्शन में है, इन अगस्त में हमारा फर्स्ट हार्वेस्ट होगा, और हमारा जो सिस्टम है वो 360 टन्स के लिए डिज़ाइंड है, और मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 टन्स के लिए हमने डिज़ाइन किया है सिस्टम। और ये जो पूरा प्रोडक्ट है कंप्लीटली केमिकल फ्री है एंड इट इज़ सस्टेनेबल। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में वर्तमान में 10,000 सदस्य हैं जो देश की विकास यात्रा में मिलकर काम कर रहे हैं। डिक्की नेक्स्ट जेन का मिशन है अब दलित युवाओं के लिए नई उम्मीदों के रूप में सामने आना। ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोहट के निकट निम्बली में 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का शुभारंभ किया। 4 से 10 जनवरी तक चलने वाली इस जम्बूरी में 35,000 स्काउट्स गाइड शामिल हो रहे हैं। इस जम्बूरी में 400 विदेशी प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय जम्बूरी को संबोधित करते हुए हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में स्काउट्स और गाइड्स तन मन धन से दूसरे के हित में समर्पण के भाव से काम कर रहे हैं। ये पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। राष्ट्रपति ने 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी को एक लघु युवा भारत का प्रतीक बताया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र का भविष्य निर्माता बताते हुए उनसे भारत के भविष्य को सुंदर स्वरूप प्रदान करने की अपील की। भारत स्काउट और गाइड के 18th राष्ट्रीय जम्बूरी को संबोधित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि आज देश भर से लगभग 37,000 से भी अधिक स्काउट और गाइड यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में आपकी उपस्थित आपके आदर्श वाक्य बी प्रिपेयर्ड के प्रति आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। देश के 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड पूरे दिल से काम करते हैं। ये हमारा देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है।
और वहीं इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज संस्थान में ध्यान किया। राष्ट्रपति ने संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा स्थान और समाधि स्थल शांति स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और इस वर्ष होने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन राज्यों के साथ साझेदारी में तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर केंद्रित होगा। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। सम्मेलन रोजगार सृजन और समावेशी विकास पर केंद्रित विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए जमीन तैयार करेगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 के घोषणा पत्र में राजस्थान की सरकार ने कहा था कि देशद्रोह के कानून को खत्म कर देगी, पर राजस्थान देशद्रोह के कानून को लागू करने वाला राज्य बन गया है। बेरोजगारी भत्ते की बात हो या किसानों का सारा कर्जा माफ करने की बात हो या शांति और सुख शांति स्थापित करने की बात हो, बल्कि इसके उलट जिसे आज राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान की सरकार ने दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको याद हो, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो सिडेशन लॉ यानी देशद्रोह का जो कानून है उसे समाप्त कर देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। और आपको पता है कि 2019 के बाद पहली सरकार जिसने सिडेशन लॉ का यूज किया वो राजस्थान की सरकार थी। और वहीं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाई है जिसमें 31 जनवरी तक चुनाव कराने को कहा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सभी तथ्यों को संज्ञान में नहीं रखा। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा आयोग को 31 मार्च तक सभी काम पूरा करना होगा। जनवरी में निकाय चुनाव की संभावना अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का निर्धारण करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को 3 महीने का समय दिया है। और वायु प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी होने से दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना ग्रैप समिति ने बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया। बैठक में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां वापस लेने का फैसला किया गया। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की पाबंदियां जारी रहेंगी। बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 30 तारीख को ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई थी। भूमिहीन लोगों का सपना होता है अपना भूखंड, सर पर अपनी छत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से जब राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया तो 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों ने उनकी आवासीय भूखंड का वितरण किया गया। इस योजना के माध्यम से 2023 तक सभी आवासहीनों को खुद के अपने घर का जो सपना है वो अब सरकार साकार करना चाहती है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने यह ठोस कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में गरीबों के कल्याण में जुटी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बुधवार को भूमिहीन लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया। शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किया। बुधवार को इस योजना का शुभारंभ टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। योजना के तहत राज्य सरकार गरीबों को भूखंड उपलब्ध करा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 10,918 हितग्राहियों को 129.37 करोड़ रुपए के आवासीय भूखंडों का वितरण किया। शिवराज ने भूमिहीनों को घर की अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया और कहा कि आज का दिन इन लोगों के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो रहा है। एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाओं वाले लोग, बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़े बड़े महलों वाले, जो गिन नहीं पाते कि घर में कितने कमरे हैं, और दूसरी तरफ आवेदन लेके ये कहने वाले
कि रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह तो दिलवा दो। आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं, मध्य प्रदेश वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। इस योजना के तहत जिन भूमिहीनों को पट्टा दिया जा रहा है वो पट्टा पति पत्नी के नाम पर होगा। इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। इन प्लॉट पर लोग अपना घर बना सकेंगे। इस योजना के तहत 2023 तक सभी आवासहीनों को खुद के घरों का सपना सरकार साकार करेगी। आज 10,500 से ज्यादा पट्टे अकेले टीकमगढ़ जिले में दिए जा रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में दिए जा रहे हैं। 10,500 तो यहां पूरे मध्य प्रदेश में मैंने आवेदन मंगाए। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। आज एक क्रांतिकारी योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के हितग्राहियों से चर्चा की। शिवराज सिंह ने कार्यक्रम में हितग्राही कामता द्वारा घर से लाया हुआ भोजन भी किया। शिवराज सिंह चौहान ने कल कैबिनेट की बैठक के बाद इस योजना का ऐलान किया था। शिवराज के मुताबिक दरअसल वे एक बार टीकमगढ़ गए थे तो लोगों ने उन्हें बताया कि उनके पास घर में रहने के लिए जगह नहीं है। तब उन्होंने कल्पना की थी कि ऐसी योजना लागू करेंगे जिससे लोगों का अपना भूखंड हो। इसके बाद अब सरकार यह योजना लागू कर रही है। भोपाल ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं लगातार कई संकटों से जूझ रहा पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दौर में पहुंच गया है। तमाम नियम कानूनों के बाद सरकार ने बिजली बचत के नाम पर बाजारों को रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला किया है। गहराते आर्थिक संकट के बीच स्थानीय नागरिकों के पास अब विकल्प भी खत्म होते जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के हालात पर यह खास रिपोर्ट। पिछले कई महीनों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझता पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी बेहाल है। डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी रुपया आसमान छू रहा है। रोजमर्रा की चीजें भी अब आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। पिछले कई महीनों से जारी बिजली का संकट ऐसा गहरा गया है कि अब बचत के नाम पर बाजारों को रात 8:30 बजे ही बंद करने का फैसला किया गया है। सरकार ने तय किया है कि अब देश के बाजारों के अलावा सभी मैरिज हॉल्स को भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। जहां बाजार 8:30 बजे तो मैरिज हॉल्स 10 बजे बंद हो जाएंगे। देश के व्यापारियों को अब उनके बिजनेस की चिंता सता रही है। हमने तजावीज़ दी थी, हमसे तजावीज़ मांगी गई थी। ख्वाजा आसिफ साहब जिस कमेटी को, जिस टीम को हेड कर रहे थे, उसमें और भी 4-5 मिनिस्टर थे। बात यह है कि जब आपने हमसे तजावीज़ ले ली तो फिर आपने हमसे कहा कि ये मैं वज़ीर आज़म साहब के पास रखूँगा, वफाकी काबीना में ले जाऊँगा, उधर से फिर हम आपके साथ दोबारा मुशावरत करेंगे, फिर जो भी जिस तजवीज़ पे हम अमल करेंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज खुद से ऐलान कर दिया कि ताजरों की मुशावरत से किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बिजली की बचत पर किए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इन उपायों को लागू किया गया तो फिर देश 62 अरब रुपए बचा लेगा। साथ ही आसिफ ने यह भी जानकारी दी कि 1 फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा चमकीले बल्बों के निर्माण पर रोक लगा दी जाएगी। हमारी ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, वो सारे उन्होंने मेहरबानी की। एक बड़ी डेलीगेशन सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आई, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनसे मुलाकात हुई। तो उनमें बाज़ ने 9 कहा, बाज़ ने 8:30 कहा, बाज़ ने 9:30 कहा। बहरहाल हमने 8 से इसको 8:30 कर दिया। इस पॉलिसी से इस शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत हो। गहराते आर्थिक संकट के बीच स्थानीय नागरिकों के पास अब विकल्प भी खत्म होते जा रहे हैं। पिछले दिनों कुकिंग गैस सिलेंडर्स के बजाय गुब्बारे की तरह दिखने वाले बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स में एलपीजी भरने का वीडियो वायरल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर लोगों को सालों से गैस का कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है। गैस से अलग पाकिस्तान में चिकन और मीट भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान सरकार ने आटा, चीनी और घी के दामों में 25 से 62% का इजाफा कर दिया है। ये कीमतें देश में तुरंत प्रभाव से ही लागू हो गई हैं।
पाकिस्तान के बाजार और दफ्तर आम तौर पर आधी रात के बाद तक खुले रहते हैं। अगर इन हालात में ये नियम लागू किए गए तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो हम मजामत करेंगे। मुल्क का ताजर कारोबार बंद करने के लिए तैयार नहीं है। डॉलर के मूल्यों में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक और आर्थिक घाटा बढ़ रहा है। वहीं देश के मुद्रा विनिमय के कोष में भी काफी कमी आई है। पाकिस्तान को इस समय कहीं से खास आर्थिक मदद या कर्ज नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा का कोष तेजी से गिर रहा है। पाकिस्तान को अगले कुछ महीनों के दौरान विदेशी कर्ज के मद में 30 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, लेकिन इसका समय नजदीक आते ही पाकिस्तान के डिफाल्टर होने की आशंकाएं बढ़ रही हैं और इसकी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से देश के डिफाल्टर होने की आशंका को खारिज किया जा रहा है। और आइए अब खेल की खबरों में आपको बता दें कि भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऋषभ पंत को देहरादून से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई शिफ्ट किया गया। इससे पहले ऋषभ देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। 30 दिसंबर को ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था। ऋषभ पंत कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन के हेड डॉक्टर दिनशॉ की सीधी निगरानी में रहेंगे। लिगामेंट टियर के लिए ऋषभ पंत की सर्जरी की जाएगी और उनकी रिकवरी के लिए बीसीसीआई की मेडिकल टीम लगातार उन पर नजर बनाए रखेगी। राजधानी दिल्ली सहित देश के उत्तरी और अन्य हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसका सितम आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने एक और दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण भी संभावना व्यक्त की गई है। राजधानी में बुधवार को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान है। दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 4 दिन ठंड के लिहाज से भारी रहेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में बहुत घना कोहरा पड़ सकता है। यही नहीं, दिल्ली में इस दौरान पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली में ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार कोहरे और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के हालात बने हुए हैं। फोरकास्ट का अगर बात करें, एक WD आ रहा है 7 को, तो जिसके वजह से अभी जो कोल्ड कंडीशन है ये रहेगा, 24 to 48 आवर्स रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। सो हम लोग जो वार्निंग है, ऑरेंज कलर वार्निंग एनसीआर के लिए दिए हैं नेक्स्ट 2 डेज, मेनली कोल्ड है और टेम्परेचर का। बाकी अगर उत्तर भारत का बात करें तो सभी जगह में हाल ऑलमोस्ट दिल्ली जैसे है, और सबसे कम तापमान जो है राजस्थान में है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर के कारण एक और जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इससे बचने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आग लग कर जाके बैठ जाते हैं, जाके तो मास्क सेक लेते हैं, ऑटो चलाते हैं। वैसे हम ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम में। हम यहाँ ऑटो चलाते हैं, रात काटते हैं, सवारी ढूंढने का काम है हमारा। अब आग जलाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे, ये बताओ। आग जलाते हम रात को, ठंड से बचने के लिए तो आग जलाना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंडी का सितम जारी है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर ऑटो चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गलन भी है, ठंड भी है, जो हम लोग आगे तापने पे मजबूर हैं, जला के बैठे हुए हैं। ठंड में दिक्कत है कि आनंद भी आता है, दिक्कत हो ही, जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो दिक्कत हो जाती है। ठंड बहुत तेज है यहाँ। ठंड से हम लोग 3 बजे निकलते हैं, बहुत सुबह सुबह भयंकर ठंडी है साहब। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड रात में कोहरा भी पड़ता है। यहाँ पे हम लोग 6 बजे सुबह आते हैं कमाने खाने के लिए। देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल वाराणसी में चिड़ियाघर प्रशासन ने पक्षियों और जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों को गर्म तासीर वाला भोजन का सेवन कराया जा रहा है। साथ ही उनके लिए नेट और पुआल की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ 114 चीतल हैं और 12 जो है कि ब्लैक बग हैं, और खाने में उनको गर्म फूड्स दिया जाता है। जैसे इस समय गुड़ हुआ, अजवाइन के साथ मिला करके दिया जा रहा है। पुआल बिछा दिया गया है जिससे कि ये मतलब अपना बचाव कर सकें। पक्षियों के लिए चारों तरफ से नेट, ग्रीन नेट से घेरा गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे और शीतलहर के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश में
कई जगह ऐसी हैं जैसे भोपाल डिवीजन हो गया, रीवा, सागर, ग्वालियर, यहाँ पे शीतलहर भी हो सकता है। ठंड की मार से दक्षिण के राज्य भी अछूते नहीं हैं। तमिलनाडु के त्रिची में बुधवार को सुबह से कोहरा छाया रहा। कोहरा छाए रहने के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।